Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन दिस वीक्स लेक्चर। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यू किया था टू द ब्रिज सर्किट्स सेक्शन 3.2 मैंने कवर किया था और मैंने एज अ प्रैक्टिस एग्जांपल्स दी थी, वो भी करनी थी। एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 एंड एग्जांपल 5 फ्रॉम द सेक्शंस। ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू with the same thing. If you remember, मैंने बात की थी कि we'll start with the lead compensation. Lead compensation. Now what is lead compensation and इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? Okay. Remember, because it's an industrial process and the Wheatstone bridge is used to signal condition a certain circuit or a certain sensor to be able to interface with the required system. So now let's take example. मैं यहीं से continue करना. It's the same bridge like this. A, B, C and sensor. Okay. अब मैं आउटपुट कहाँ से ले रहा होता हूँ? Between point let's say A prime and B prime. इन दो पॉइंट से मैं आउटपुट लेता हूँ and this is my V input. We know that the change in any of the resistance of the bridge will affect VA B prime, and that effect can be from any of the resistance change, and ये हमें नहीं चाहिए. What we want is कि the only change in delta R of sensor should be able to produce a change in VAB. And now problem कहाँ से आता है? प्रॉब्लम यहाँ से आता है कि ज़ाहिर है सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट प्रोसेस के साथ तो नहीं अटैच हुआ. लेट मी जस्ट से आई हैव अ फर्नेस. ठीक है जी. जस्ट इमेजिन दिस इज़ द फर्नेस और मैंने सेंसर इधर अंदर प्लेस किया हुआ. यहाँ से मेरे पास दो अदद तारें निकली और मैं इसे चला कर लेकर आया एंड दिस लैग एंड इधर लगी. And now I have this voltage VAB available. ठीक है जी. Now what is the problem? The problem is कि let's say environmental effect की वजह से फायर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है. प्रोसेस फ्लोर है, फैक्ट्री है, सुबह के टाइम पर टेम्परेचर और दोपहर के टाइम पर टेम्परेचर और द चेंज इन रेजिस्टेंस विद द चेंज इन टेम्परेचर इज़ अ वेरी नॉमिनल फिनोमेना. And we know कि Wheatstone bridge itself is very sensitive to these kind of changes. So the change in this resistance will cause a false reading at this point. मुझे ऐसा लगेगा जैसे there's a change in temperature because मैं तो यहाँ पे सेंस कर रहा हूँ. So it's a problem. Now you have to solve it. So for lead compensation methods, मतलब this is called a lead problem. अब lead को compensate कैसे करते हैं? lead को compensate इस तरह करते हैं कि what was this? This was our input point. ये input point आप move कर देते हो. Input point, now the ground ये यहाँ पर नहीं आएगा. द ग्राउंड विल गो टू दिस पॉइंट और वो यहाँ पे अटैच होगा. ठीक है जी. नाउ थिंक ऑफ इट. ये मेरे पास ये वाली जो वायर थी, अब ये वाली जो लाइन थी, ये भी इधर आके अटैच हुई. रिमूव दिस वायर और ये वायर यहाँ से डायरेक्टली इधर अटैच होगी. अब मेरे पास ये वाली 3 तारें हैं. ठीक है जी. कौन कौन सी? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. ये जी आपकी ग्राउंड, ये आपकी आ रही है, दिस इज़ L1 लीड 1, ये आपकी आ रही ऊपर लीड 2. अब जो भी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे वो लीड 2, लीड 1 और ग्राउंड के ऊपर इकट्ठे होंगे. विच मीन्स इस पॉइंट के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एनवायरमेंटल चेंजेस जो होंगे वो बराबर अफेक्ट करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस मेरे पास किसी किस्म का अफेक्ट
नहीं आएगा. So this is called lead compensation, taking the ground from the input side and taking it towards the sensor part. जितना दूर आप इसको प्रोसेस के, जितना करीब आप इसको प्रोसेस के लेके जा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड लीड कंपनसेशन. इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस. इसको इसी तरीके से किया जाता है. इनफैक्ट L1 L2 पे जो वायर यूज़ होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है. ठीक है जी, ट्विस्टेड केबल पेयर होता है, TCP केबल होती है. STP, UTP, शील्ड ट्विस्टेड पेयर या सिंपल ट्विस्टेड पेयर, आप कुछ भी ले लेते हो, या ट्विस्टेड केबल पेयर उठा लेते हो, कुछ भी. यू कैन हैव एनी ऑफ द वायर्स, बट इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री दैट यू टेक अ ट्विस्टेड पेयर केबल. ये यहाँ पर यूज़ हो रही होती है. ओके, द नेक्स्ट part in this Wheatstone bridge point is current balanced bridge. Okay, now what is a current balanced bridge? Let me draw a single same Wheatstone bridge, but this time मैंने एक छोटी सी चेंज की. वो छोटी सी चेंज क्या है? वो छोटी सी चेंज ये है जी कि दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, this is R4, and this is R5. And my source voltages, ठीक है जी, and my V of AB, my determining point, my differential voltage point. And new addition is the addition of this current coming into the system. It's like this. And there is only one condition, that is that R4 should be much greater than R5. ठीक है जी, क्यों देख लेते हैं. लेकिन बिफोर दिस ये काम किया क्या हमने? ओके, लेट मी फर्स्ट मेक अ न्यू इक्वेशन. इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, VA पे कोई फ़र्क पड़ा? VA इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग, दैट इज R3/R3 प्लस R1 इंटू V of n. VB पे यस देयर इज अ डिफरेंस. पहले मैं वही वाली सारी की सारी इक्वेशन लिख लेता हूँ. नाउ VB इज Vn into R4 plus R5 divided by R4 plus R5 plus R2 minus, plus, because it's the same direction, plus IR5. ये I कौन सा? ये वाला आएगा जो कि मैंने यहाँ से इंसर्ट किया. मैं नई इक्वेशन अगर VAB की कंबाइन लिखूँ तो इट इज़ R3 plus R1 into V of n minus R4 plus R5 over R4 plus R5 plus R2 V n minus IR5. Now this point, this IR5 is a controlling parameter. ये मेरे पास एक अदद कंट्रोलिंग पैरामीटर है. ठीक है जी. So this thing is now controlling the balancing of the bridge. करना क्या चाह रहा हूँ? Take it as a एक नॉब लगी हुई है from a current source जिससे मैं इस ब्रिज को बैलेंस कर रहा हूँ. कंट्रोलिंग पैरामीटर का एग्जैक्ट मतलब क्या इंडस्ट्री में? कैलिब्रेशन. दिस इज द कैलिब्रेशन पॉइंट. करंट ब्रिज को ज़ाहिर बैलेंस कंडीशन में आप ऑपरेट कर रहे होते हो. आप चाहते हो कि इसमें से सेंसिंग वाला पार्ट जो है वो मूव हो, चेंज हो, तो उसकी वजह से VAB आपको मिले. जस्ट फॉर दैट पार्ट आप नॉमिनल कंडीशंस के अंदर ब्रिज को बैलेंस कर लेते हो, फिर आप डिफरेंशियल कंडीशंस के अंदर इसको मेजर कर रहे होते हो. मतलब हम चाहते हैं कि ब्रिज नॉर्मल कंडीशंस में आपको ज़ीरो प्रोवाइड करे, जब भी डिविएशन मिले आपको फ्रॉम द टेस्ट पॉइंट, फ्रॉम द रिक्वायर्ड पॉइंट, तो आपको ये आउटपुट प्रोवाइड करे. ठीक है जी. अच्छा, अब
why this point, why R4 शुड बी मच मच ग्रेटर देन R5? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पे इसको मैक्सिमम हिंड्रेंस मिले करंट के लिए, द करंट शुड टेक द ईजी पाथ और वो यहाँ से रिटर्न हो जाए। इफ़ इट गोज़ टुवर्ड्स द R4 पॉइंट तो फिर मेरी सारी की सारी इक्वेशन जो है ना ये इनवैलिड हो जाती है। इफ़ यू सी, मैंने अज्यूम किया हुआ है कि सारे का सारा ये वाला करंट जो है ये I5 वाले पॉइंट पे से फ्लो कर रहा है। सो दैट इज़ वन assumption एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंड देन इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है जी। So there is an example following this topic, and that example is example 7, ex 7। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल लाजमी करनी है, एग्जाम्पल लाजमी देखनी है। एंड एग्जाम्पल क्या कहती है जी, वी हैव अ करंट्स बैलेंस ब्रिज एज शोन इन द फिगर। जब ऊपर मैं फिगर ड्रॉ करता रहूँ, R1 R2 इज़ 10K। ठीक है जी, R4 is 950 ohms, R3 is 1K, R3 is 1K, and R5 is 50 ohms. Now you see R4 is much larger than R5। ठीक है जी। और एक और चीज़ नोट करें आप इसके अंदर, बिकॉज उसको बैलेंस कंडीशंस के अंदर रखना चाहता है इनिशियली विदाउट इवन पुशिंग द करंट थ्रू इट, तो कम्बिनेशन इज इक्वल टू व्हाट 1K, ताकि लेग बैलेंस रहे। ठीक है जी। सवाल वो ये कहता है, एन हाई इम्पिडेंस नल डिटेक्टर फाइंड द करंट रिक्वायर्ड टू नल द ब्रिज इफ R3 चेंजेस बाय 1 ओम। अगर R3 डेल्टा R ले 1 ओम का, तो बताएं जी कि क्या करंट रिक्वायर्ड होगा टू नल दिस थिंग। द सप्लाई वोल्टेज वी इन is 10 volts। Okay, what we do is कि first of all we figure out VA। सबसे पहले मैं VA फाइंड कर लेता हूँ, V of A। ठीक है जी। VA कैसे फाइंड आउट होगा, VA ऐसे फाइंड आउट होगा, आई हैव अ कम्बिनेशन। अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ पहले फॉर द सेक ऑफ ईज, R1, R3, R2, R4 एंड R5। पहले ये वाला पॉइंट मैयर कर लेते हैं, दैट इज R3 इज व्हाट 1K। सो 1K over 10K plus 1K into 10 volts, it comes out to be 0.90091 volts। ठीक है जी। ओके, इफ R3 is increased by 1 ohm, अगर R3 1 ओम का डेल्टा R ले तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो जी इसके अंदर नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ 1001 ओम्स। तो जो मेरे पास VA प्राइम आता है, नया आता है, दैट इज़ 0.9009 वोल्ट्स, 0.9099 वोल्ट, सॉरी। ठीक है जी। विच शोज़ दैट द वोल्टेज एट B मस्ट बी इंक्रीज्ड, यानी B के ऊपर, VB के ऊपर मुझे डेल्टा V इंक्रीज़ करना है बाय व्हाट 0.0008 volts to null the bridge. This can be provided by the current। ज़ाहिर है if you look into the equation जो कि मैंने अभी पिछले पेज पे बनाई है, वो कहता है जी डेल्टा V ज़ीरो करने के लिए इक्वेशन क्या है, 50 this resistance into I should be equal to what 0.0008 volts। this all I have to do is simply figure out the value of I निकाला मैंने, I यहाँ से क्या आया मेरे पास
It comes out to be 16.0 microamps. कैसे? वापस जाते हैं. See this? बस ये I से ज़रा ये फैक्टर रिमेन्स द सेम. पहले मुझे पता था नल डिटेक्शन पोजीशन के अंदर पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था लेग्स बैलेंस्ड है, ठीक है. चेंज हुआ R3 के अंदर, R3 का अफेक्ट देखो, इस लेग के अंदर R3 नहीं मौजूद, तो इस R3 के लेग को केटर करने के लिए द ओनली थिंग आई हैव इज़ I. इस I को मैंने एडजस्ट किया कितना कि जितना R3 के चेंज होने से वैल्यू के अंदर चेंज आई थी उतना मैंने चेंज किया एंड आई यूज़ दिस थिंग. ठीक है जी. सो by changing the current or by putting the current this much current 16 microamps into the bridge, this will give me the value of this will give me the balanced bridge मेरे पास balance हो चुका होगा at this point. Okay जी, moving forward. Okay, the next part of the signal conditioning section is section 3.3. और याद रखिएगा कि we are currently dealing with the passive elements. ठीक है जी. and section is RC filters. मैं RC फिल्टर्स के साथ डील कर रहा हूँ. मैंने पहले भी बताया था ये रिक्वायरमेंट हमारी क्यों है. रिक्वायरमेंट हमारी इसलिए है कि इंडस्ट्री के अंदर हमने कुछ नॉइज़ सोर्सेज आइडेंटिफाई किए थे. नंबर 1 नॉइज़ सोर्स वाज 50/60 हर्ट्ज़ पावर सोर्स. पावर सोर्स से आता हुआ नॉइज़ मेरे पास 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ की मेन यूटिलिटी लाइन है, उस पे से जो है ना नॉइज़ रेडिएट करके किसी पॉइंट पर आ रही है. सेकंड हमने आइडेंटिफाई किया था स्विचिंग पावर सप्लाईज. कितना हो सकता है? 400 हर्ट्ज़, 1K, 200K, 32K बहुत कॉमन है. इट कैन बी एनीथिंग. स्विच मोड पावर सप्लाईज बहुत वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर मिलते हैं, ठीक है. डिफरेंट एफिशिएंसीज, डिफरेंट टोपोलॉजीज, आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, फ्लाईबैक है, नहीं है. इट डिपेंड्स. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर आती हैं, ठीक है जी. सो ये हो गया. देन मोटर्स, VFDs, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स. अगेन फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मोटर घूम रही है, वो रेडिएट कर जाती है लाइंस के ऊपर. वेरी कॉमन. हीटिंग एलिमेंट्स पे से नॉर्मली नहीं होती, लेकिन अगर हीटिंग एलिमेंट आपके किसी सर्किट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, इट्स अ स्विच बेस्ड हीटिंग एलिमेंट, उस पे से भी आ जाती है. कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर होती हैं. सो दे आर डिफरेंट ऑफ नॉइज़ सोर्सेज जो कि हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है. अब उन नॉइज़ सोर्सेज को अभी की स्टेइंग इन द पैसिव डोमेन उनको रिमूव करना, ठीक है जी. आई एम गोना स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स ऑफ द फिल्टर, दैट इज़ लो पास फिल्टर. पहले फिल्टर से स्टार्ट करूँ, दैट इज़ RC के अंदर लो पास RC फिल्टर. अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट यही है कि हमने अपनी मर्ज़ी के सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है, नॉइज़ को जितना रिमूव कर सकता हूँ रिमूव करना है, ठीक है. और एक सर्टन हद से ज़्यादा मेरी मर्ज़ी का सिग्नल अटेन्यूएट ना हो. ये 2-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी. फॉर ऑल वी नो इज़ an R followed by a C like this. This is my V in or S in, and this is my V out or S out, ठीक है. इफ़ आई फॉलो दिस टोपोलॉजी तो मेरे पास जो फिल्टरिंग आउटपुट बनती है विद द गिवन सिस्टम, इट इज़ अ लो पास RC फिल्टर. कैसे जी? ऐसे कि F
C is equals to 1 over 2 pi आर सी। हो कुछ इस तरह रहा है कि मैं it is what? It is actually a divider. जाहिर है this is what? X of C ये एक impedance देगा. That impedance varies with the change in frequency. पर जैसे impedance change होती है तो ज़ाहिर gain change होता है. So FC is a critical frequency जिसके ऊपर मेरे पास 0.707% का गेन होता है. ठीक है जी. और if I want to draw a frequency response for this circuit, it is something like this. ठीक है जी. एंड नीचे क्या है मेरे पास? F over FC. इस साइड पे क्या है मेरे पास? V out over V of in comparison. And the point where this is 70%, this is 1FC. FC वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर मेरा सर्किट 70% ऑफ द इनपुट सिग्नल को आगे जाने देगा. ठीक है जी. दिस इज व्हाट आप समझे गेन एक्सेस है. ज़ाहिर है इट्स अ पैसिव सर्किट तो 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता. जितना आ रहा है उतना ही चला गया. और लो पास फिल्टर के कट ऑफ पोजीशन को पार करके आगे जाएंगे तो वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है कि जी बिल्कुल गेन नहीं मिल रहा. इट इज़ पास बैंड, स्टॉप बैंड. ठीक है जी. लो पास फिल्टर, लो फ्रीक्वेंसीज आर अलाउड टू पास, हाई फ्रीक्वेंसीज आर नॉट अलाउड टू पास. अभी इसको मैं सिर्फ स्किम थ्रू करता हूँ थोड़ा सा. ठीक है. और फिर व्हेन गो इनटू द एग्जांपल पार्ट ना वहाँ पे द थिंग विल बी मोर क्लियर. अच्छा, इसकी आगे जाने से पहले इसका इनपुट वर्सेस आउटपुट का रिलेशन फिगर आउट करना ज़रूरी है. व्हाट इज़ द इनपुट वर्सेस आउटपुट relation and how are we going to go around with it. It is V out over V of in is 1 over 1 plus F by F of C square under root. बिल्कुल ऐसे ही. मतलब अगर आपने एक फ़िल्टर डिज़ाइन किया, उसकी एक फिक्स पॉइंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी. उसके अंदर आपने ये डाल डाल के देखना है कि यार इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या गेन है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या गेन है, तो आपको पता लग जाएगा. एंड दिस इज़ व्हाट दिस ग्राफ इज़ एक्चुअली शोइंग कि एफ ओवर एफ सी के आपस का रिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0.01 एफ ऑफ सी आगे जाता जाऊँ 1 एफ सी के ऊपर, ये इससे आगे मूव करता जाऊँ तो मेरे पास आपस का रिलेशन क्या है इनपुट वर्सेस आउटपुट का. ये गेन शो कर रहा है सिस्टम का. ठीक है जी. दिस इज़ व्हाट दिस इज़ शोइंग द गेन ऑफ द सिस्टम. ओके फाइन. अच्छा, अब लो पास फिल्टर डिज़ाइन की कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं, डिज़ाइन मैथडोलॉजी है. उस डिज़ाइन मैथडोलॉजी को देख लेते हैं. डिज़ाइन मैथडोलॉजी क्या कहती है? डिज़ाइन मैथडोलॉजी ये कहती है जी कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये आपने फॉलो करनी है तो यू विल बी एबल टू डिज़ाइन दी आर सी लो पास फिल्टर. वही कहता है कि जी select a standard capacitor value from microfarad to picofarad range keeping in mind signal conditioning device हैं, ये power devices नहीं है. ठीक है जी. नंबर 1, select C from microfarad to picofarad range. ठीक है जी. कर लिया. स्टैंडर्ड इसलिए कर लिया, रेजिस्टेंस के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, यू कैन यूज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर टू ट्यून द सर्किट. सेकेंडली कहता है जी कैलकुलेट करें द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस if it is below 1k or above 1 mega, try a different value of capacitance. Calculate R. Or if it is
below 1k, and if it is greater than 1 mag, go to step 1 and reselect the capacitance value. If design flexibility allows, use a nearest standard value of resistance that was calculated. अगर थोड़ा सा फ़र्क अलाउ है, फ़र्क कैसे अलाउ चेक करूँगा, वापस जाऊँगा अपने डिज़ाइन के अंदर, बैक टू दिस पेज, यहाँ पे आर और सी की वैल्यू दोबारा चेक करूँगा. सी तो मुझे पता है फिक्स है ना, आर की वैल्यू स्टैंडर्ड के करीब लेकर गया, नया एफ सी निकाला, नया गेन निकाला, और चेक किया कि इज़ इट अकॉर्डिंग टू माई फिगर्स, इज़ इट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नीड. तो मैं इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ. स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मूव करना ज़्यादा आसान होता है, तो चूज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है, अगर बिल्कुल डिज़ाइन परमिट नहीं करता तो गो फॉर अ वेरिएबल रजिस्टर. अच्छा जी, ऑलवेज रिमेंबर दैट कंपोनेंट्स सच एज रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स हैव अ लॉट ऑफ टॉलरेंस. ठीक है जी, स्टैंडर्ड वैल्यू. सेकेंडली टॉलरेंस, प्लस माइनस परसेंटेज टॉलरेंस का ख्याल रखना. ठीक है जी, टॉलरेंस भी होगी. इफ एग्जैक्ट वैल्यूज आर नेसेसरी, इट इज़ यूजुअली ईजीएस्ट टू सेलेक्ट अ कैपेसिटर, मेजर इट्स वैल्यू एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस. वो ये कहता है कि जी इफ़ बड़ा ही आपने कोई स्पेसिफिक फ़िल्टर डिज़ाइन करना है तो कैपेसिटर की वैल्यू मेजर कर लें. ठीक है, याद रखें कैपेसिटर की वैल्यू आपने मेजर भी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ही करनी है. कैपेसिटर्स टेंड टू, ये एक फिजिकल फिनोमेना, दे टेंड टू चेंज द कैपेसिटी वैल्यू एज फ्रीक्वेंसी ऑल्सो चेंजेस. मतलब इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, किसी ना किसी कोने से आपने इसको पकड़ना हो. ठीक है, सो ये 5 गाइडलाइंस है मेरे पास. इन 5 गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वी कैन डिज़ाइन अ फिल्टर. ओके, लेट्स मूव विद अ एग्जांपल इन हैंड. एग्जांपल क्या कहती है जी, measurement signal has a frequency that is less than 1 kilohertz. Example है जी 11. A measurement signal has a frequency that is less than 1 kHz, but there is unwanted noise at about 1 megahertz. ये measurement है and मेरे पास एक noise आ रही है 1 megahertz के ऊपर. वो तो बहुत दूर है, ये दोनों चीज़ें बहुत दूर हैं, लेकिन लेट्स सी. डिज़ाइन अ लो पास फिल्टर दैट अटेन्यूएट्स द नॉइज़ टू 1%. इस नॉइज़ को कम करके 1% तक लाना है. ओके फाइन. उसके बाद ही कहता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मेजरमेंट सिग्नल एट मैक्सिमम ऑफ 1 किलोहर्ट्ज़. ये फ़िल्टर, इस वजह से जो फ़िल्टर डिज़ाइन किया, इसका इस मेजरमेंट सिग्नल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आपने बताना है. चल लेट्स स्टार्ट. इस फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ. कैसे? ओके लेट्स सी. उसने कहा जी 1 मेगाहर्ट्ज़ को उठा कर ले आए 1% तक. ठीक है, 1% इज़ व्हाट, 0.01 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस f/f(c). कितने फिगर्स नोन है? ये 1% किसके लिए है? नॉइज़ के लिए. नॉइज़ की फ्रिक्वेंसी क्या है? 1 मेगा. रिप्लेस f विद 1 मेगा. 0.01 is equals to 1/1 plus 1 megahertz over f of c square under root. इधर square under root नहीं डाल लें. Okay, evaluate for f of c and it comes out to be 10 kilohertz. अगर आप f of c को 10 kilohertz रखेंगे तो मेरे पास 1 megahertz के ऊपर 1% नॉइज़ रह जाएगी, which is my design requirement. So अब मुझे f of c पता लग गया. Now when I know f of c, अब क्या करना है मैंने? Now I have to go to design methodology. अब मैं डिज़ाइन methodology पे वापस जाता हूँ. वो मुझे कहता है कि c सेलेक्ट करें, फिर r कैलकुलेट करें और फिर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को यूज़ करते जाएं. ओके जी, डिज़ाइन methodology को फॉलो करते हुए मैं जाता हूँ. I'm gonna choose a capacitor that is 0.47 microfarad.
स्टैंडर्ड वैल्यू 0.47 माइक्रोफैरड पिकोफैरड, बहुत कॉमन वैल्यू है। अच्छा, अब इसको मैंने डालना किधर है, इसको मैंने डालना है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर ऑफ सी। एफ ऑफ सी पता है, सी पता है, 1/2 पाई भी पता है, आर कैलकुलेट करें। आर शुड बी क्वेश्चन मार्क, इफ यू यूज द वैल्यूज आर कम्स आउट टू बी 1591 ओम्स, 1591 ओम। अब 1591 ओम कहाँ से लाऊं मैं, ये तो नहीं होने लगा। सो द ओनली ऑप्शन इज टू गो विद 1.5 किलो। 1.5 किलो ओम मुझे अलाउ होता है। वापस जाता हूँ 1.51 किलो ओम के साथ, तो मेरे पास नया एफ ऑफ सी जो आता है दैट इज़, बिकॉज मुझे सी भी पता, आर भी पता है, मैंने नया एफ ऑफ सी निकाला है इसके अंदर। द न्यू एफ ऑफ सी इज़ 10610 हर्ट्स, दैट इज़ 10.61 किलो हर्ट्स। लेके कितना चला था, 10 किलो हर्ट्स। थोड़ी सी डिविएशन है, आई डो नॉट केयर, लेट्स सी। अब मैंने ये देखना है कि क्या मेरा डिज़ाइन पैरामीटर्स मीट होते हैं, बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ उठाई हैं। अब इस एफ ओवर एफ सी वाली सारी की सारी चीज़ को उठा के मैं वापस इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। इस इक्वेशन एन एल सी का क्या, मेरा गेन 1% से कम है, क्योंकि उसने कहा था जी नॉइज शुड बी लेस देन 1%। सो ये वैल्यूज़ लेते हैं और इसके अंदर इन वैल्यूज़ को डाल देता हूँ। सो मेरे पास नया वी आउट ओवर वी ऑफ इन जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 1/1 + 1 मेगाहर्ट्ज़ ओवर 10.61 kilohertz square under root, and the answer is 0.00999995, which is less than 1%. सो अलावा है जी, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अब मैंने ये देखना है कि जो मेरी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी थी 1 किलोहर्ट्ज़ का, जो मेरा डिज़ायर्ड मयरेबल सिग्नल था, ये फ़िल्टर लगाने से उस पर क्या अफेक्ट आया है। इनपुट दी 1 मेगाहर्ट्ज़ चेक किया, आउटपुट के ऊपर 1% से भी कम आता है, नॉइज़ तो निकल गई। जो काम का डेटा इस नॉइज़ के साथ आ रहा था उसका क्या बना, ये मेरे पास फ़िल्टर था ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। 1 मेगाहर्ट्ज़ चेक कर लिया है हमने, ये फ़िल्टर अभी हमने डिज़ाइन किया है। दिस इज़ 0.47 माइक्रोफैरड एंड दिस इज़ 1.5 के। 1 मेगाहर्ट्ज़ दिया जी, इट इज़ 0.9% रह गया, बिल्कुल ठीक है, 1% से कम है। अब वो कहता है जी 1 किलोहर्ट्ज़ को भी इनपुट करके देखें, आउटपुट के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। आपने वो तो कम कर लिया, ज़्यादा सिग्नल ये ख़राब तो नहीं हुआ। ओके लेट्स सी। सिर्फ इस 1 मेगाहर्ट्ज़ की जगह मैं 1 किलोहर्ट्ज़ पुट इन करने लगा हूँ। 1/1 + 1 किलोहर्ट्ज़ ओवर 10.61 kHz square under root, the answer comes out to be 0.996, which is 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल 99% आ जाता है, 1% ये ख़राब हुआ है। ठीक है जी, सिर्फ इट इज़ इवन लेस देन 1%। अगर मैं इसको कवर कर लूँ तो इट इज़ अराउंड 0.4% मेरे पास सिग्नल जो डिज़ायरेबल था वो ख़राब हुआ है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ओके मूविंग फॉरवर्ड। जिस तरह हमने लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया, देखा, गाइडलाइंस फॉलो की, एक एग्जांपल की, द सेम वे लेट्स मूव विद द हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसीज़ को अलाउ किया जाएगा, लो फ्रिक्वेंसीज़ को रोका जाएगा। पास बैंड, स्टॉप बैंड। हाई पास, higher frequencies in the spectrum are allowed, lowest frequencies in the spectrum are not allowed. टोपोलॉजी बनाने में क्या फ़र्क है, कैपेसिटर इधर आ गया, रेजिस्टर उस पॉइंट के ऊपर चला गया, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अगेन द फिनोमेना रिमेन्स द सेम, द चेंज इन impedance produced by the change in frequency will cause more drop on the resistance as you go from lower part of the frequency to the higher part of the frequency, और ज़्यादा सिग्नल आपके पास आउटपुट के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल विल बी ड्रॉप्ड।
ठीक है जी, दिस इज अगेन वी आउट ओवर वी ऑफ इन, और ये पॉइंट इज वन एफ ऑफ सी, एफ ओवर एफ ऑफ सी इन फैक्ट, विच इज वन एफ सी, दिस इज 0.000 एफ ऑफ सी, और इन गोज ऑनवर्ड। ठीक है जी, ओके जी, देयर इज अ चेंज इन द वी आउट over v of n, the gain of the filter. Now the equation is f by f of c divided by 1 plus f over f of c square under root. डिज़ाइन टोपोलॉजी, डिज़ाइन गाइडलाइंस इसके लिए भी एग्जैक्टली वही रहेंगी। ठीक है जी, एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन गाइडलाइंस। डन, ओके जी। देर आर सर्टन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस जिसको बुक वाला रेफर करता है। लेट्स सी व्हाट आर दीज प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। A very small value of resistance to be avoided because they can lead to the large currents. of course ये बात हमें पता है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस वही हैं कि जी एनी रेजिस्टेंस दैट इज़ लेस देन 1K अवॉइडेड, इसको अवॉइड करेंगे। ग्रेटर देन 1 मेगा अवॉइडेड। ठीक है, 1 मेगा के साथ देयर आर अदर प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, often the critical frequency is not important, so the fixed resistance and capacitance of approximately the computed value can be employed. If exact values are necessary, it is usually easier to select and measure a capacitor than compute and obtain the appropriate resistance using a trimming resistor. ठीक है जी, if it is absolutely required, go for a trimmer। ठीक है जी, लेकिन normally having a standard values is much better। Okay, the effective input impedance and output impedance of a RC filter may have the effect on the circuit in which it is usually because of the loading effects। इन filters के साथ ये problems तो होते हैं। loading effect होता है, you have to use input buffer, output buffer, because ये passive circuits हैं और मैंने resistance की और उनकी values इस तरह adjust की हुई हैं कि वो मेरे gain को मूव ना करें। by adding a stage with the filter it creates a lot of problems। ठीक है, एक इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। आरसी का कैस्केडिंग इज़ अ प्रॉब्लम। अभी आगे चलते हैं, हम गोना ऐड आरसी कैस्केडेड फिल्टर डुअल स्टेज ट्रिपल स्टेज के ऊपर देखते हैं कि हाउ, मतलब व्हाट वी वर थिंकिंग एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स, ये भी थोड़ा सा हमने देखना है। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल फॉर द कैस्केडिंग। कैस्केडिंग से क्या मुराद है मेरा, मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं दो हाई पास फिल्टर ना अटैच करने लगूँ इस तरह लाइन में। पहले बॉक्स वाइज देख लेते हैं। आई हैव दिस फिल्टर, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, हाई पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। ये भी एक हाई पास फिल्टर है, ये भी एक हाई पास फिल्टर है। इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, यही कंपोनेंट्स हैं। आपकी किताब वाला ये एग्जांपल कोट करा, दैट इज एग्जांपल 13। A 2 kilohertz data signal is contaminated by a 60 hertz of noise। कॉमन हमारी नॉइज़ वो है, रेल नॉइज़ आ रही है। 2 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल है, 60 हर्ट्ज़ की नॉइज़ है, इट्स अ कॉमन रेल नॉइज़। इसको रिमूव करना देख लेते हैं किस तरह। वो कहता क्या, कंपेयर अ सिंगल स्टेज एंड अ 2 स्टेज हाई पास फिल्टर फॉर रिड्यूसिंग द नॉइज़ बाय 60 dB। कितना रिड्यूस करना है, 60 dB रिड्यूस करना है। What effect does each have on the data signal? Ignore the loading। अभी लोडिंग को छोड़ देना, अभी एग्जैक्ट स्टेजेस के हिसाब से बताएं कि क्या अफेक्ट आता है। ओके, लेट्स सी। फॉर अ सिंगल स्टेज के लिए ज़ाहिर है देयर इज़ जस्ट वन सर्किट, उसके लिए मैं सेम गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं डीबी को कन्वर्ट करके सिंपल के अंदर लेकर आऊँ। 20 to the log of v in over v out over v of n should be equal to -60। इसको अगर सीधे तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, द ओरिजिनल वैल्यू कम्स आउट टू बी v out over v of n is 10 power -3, that is 0.001, which is what,
which is 0.1%, I think. 0.001, yes, ठीक है जी. 0.01 is 1%, 0.001 is 0.1%. ये फिल्टर बहुत आगे निकल जाना. ओके नाउ अब इसको सॉल्व करने लगे जी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के लिए, बिकॉज मुझे वो पता है. नॉइज़ किधर है? नॉइज़ इज़ एट 60 हर्ट्ज़. 60 हर्ट्ज़ की नॉइज़ को मैंने ये गेन देना है. सो यूजिंग द गेन वैल्यू 0.001 is equals to 60 over f of c, that is 1 plus 60 over f of c square under root f of c comes out to be 60 kilohertz. 60 kilohertz. ठीक हो गया जी. अच्छा, सिग्नल तो ख़त्म हो गया, नॉइज़ तो ख़त्म हो गई. इतनी क्योंकि ज़्यादा ख़त्म करने को बोली है इसने. 0.01% तक रह जाए बस. 99.99% ये चीज़ गायब हो जाए. तो उसके लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी काफ़ी आगे आई है. अभी देखते हैं इसका अफेक्ट क्या हुआ है, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ. अब चेक करते हैं जो हमारा काम का सिग्नल था. काम का सिग्नल वॉज एट व्हाट पोजीशन? इट वॉज एट 2 किलोहर्ट्ज़. 2 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर इसका क्या अफेक्ट है? ओके, लेट्स पुट 2 किलोहर्ट्ज़ इनटू द इक्वेशन. V out over V of n is now 2k over 60k 1 plus 2k over 60k square under root. You solve this thing and the answer comes out to 0.033, which means कितना रह गया? 3.3%. मेरा काम का सिग्नल भी अटेन्यूएट होकर सिर्फ 3.3% रह गया. इसको इस तरह देखें, इनपुट आउटपुट 100% भेजा था 2 के, आउटपुट पे कितना मिला? 3.3%. 60 हर्ट्ज़ 100% भेजा था, आउटपुट पे कितना मिला? 0.001%. ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये ख़राब हो गया. तो अब वो ये कहता है कि ये काम करें, इसको डुअल स्टेज से सॉल्व करने की कोशिश करें ना. भी निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ लोडिंग. लोडिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एट दिस पॉइंट. इसको मैं डुअल स्टेज से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ जी. डुअल स्टेज के लिए व्हाट इज़ द गेन फार्मूला? ये दो लेने हैं आपने, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है. यूज़ दिस फार्मूला. लेट मी गो बैक. कैस्केडिंग इज़ व्हाट? इसका गेन इनटू इसका गेन. ठीक है जी. ये वाला फार्मूला 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना. ये स्क्वायर हो गया, दिस गोज इनटू स्क्वायर, और ये अंडर रूट ख़त्म हो गया. सो गेन इज रिमेन्स द सेम. 0.01 is equals to 60 over f of c square over 1 plus 60 over f of c square. ओके, अब इसको अगर मैं f of c के लिए सॉल्व करूं तो f of c comes out to be 1896 हर्ट्ज़. ये क्रिटिकल जो मेरा डिज़ायर्ड डेटा है ये उससे पीछे है. इसको स्पेक्ट्रम के अंदर ज़रा निकालते हैं. एफ ऑफ सी इज़ व्हाट? 1896. अच्छा, काम का डेटा किधर है? 2 किलो हर्ट्ज़, विच मीन्स ज़ाहिर इससे आगे ही होगा 2 किलो हर्ट्ज़. और 60 हर्ट्ज़ किधर है? इधर. तो अब ये पास बैंड में चला गया. अब अगर इसका गेन चेक करें, लेट मी फिगर आउट द गेन. अब अगर इसका गेन चेक करें तो इसका गेन कम्स आउट टू बी, नो, वी आउट ओवर वी ऑफ एन एज 2k की वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं. 2k ओवर 60k, 2k ओवर 1896 and 1 plus 2k over 1896 square comes out to be 0.53, which is 53%. पहले कितना रह गया था? 3.3%. ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था. नाउ इज़ व्हाट? 53%. 53% of my signal is still remaining,
मेरा सिग्नल 53% तक काम कर रहा है, मेरे पास आ रहा है। ठीक है जी। ओके, दिस वाज एग्जांपल, मैंने आपको बताया था, दिस वाज एग्जांपल 13। ओके, नेक्स्ट इज अ बैंड पास फिल्टर। अब बैंड पास फिल्टर इज़ व्हाट, नाम से पता लगा एक सर्टन बैंड को मैंने अलाउ करना है। एंड अगेन इसकी वी आउट ओवर वी इन वही 0.707 वाली जगह जो है, इसकी दो होंगे। दैट इज़ लोअर एंड हायर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज। और यहाँ से एक और बात हमें ये पता लगती कि ये एक डुअल स्टेज फिल्टर है, एंड दैट इज़ a low pass filter followed by a high pass filter। वही काम करना है, लो पास फिल्टर followed by a high pass filter। इसका वी आउट ओवर वी ऑफ इन, इसका वी आउट ओवर वी ऑफ इन, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, तो आई विल हैव अ गेन which is f of h into f over f square minus f of h f of l square plus f of l plus 1 plus r into f of h square into f of square v out over v of n। r क्या चीज़ है? r is my ट्यूनिंग वेरिएबल, और r को नॉर्मली हम थ्रू आउट द किताब जो है we will use this thing as 1 if I'm not wrong। yes, we will be using r as a 1। ठीक है जी। और r कहते किसको है? r is actually the ratio of r of h over r of l। ठीक है जी। सो एक और चीज़ जो इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़, ये कौन सा रिस्पॉन्स टाइप है, एंड ये कौन सा रिस्पॉन्स टाइप है? ठीक है जी। ओके, इट इज़, मेरे पास एक लो पास फिल्टर है, ठीक है, दिस इज लो पास फिल्टर एंड दिस इज व्हाट, हाई पास फिल्टर। इनको मैंने एडजस्ट इस तरह किया हुआ है कि ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, सो मेरे पास लो पास फिल्टर विल गिव यू द हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड हाई पास फिल्टर विल गिव यू द लो पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो f of h is equals to 1 over 2 pi r r of l c of l, and f of l is equals to 1 over 2 pi r h c of h। Got it? हाई पास फिल्टर से मुझे लोअर क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और लो पास फिल्टर से मुझे हायर क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी। इट इज़ नथिंग बट अ कैस्केडेड फिल्टर, दोनों के गेन्स को आपस में मल्टीप्लाई करा के मेरे पास ये चीज़ निकल आती है। इसमें से आने वाली क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को एफ ओवर एफ सी को एफ ऑफ एच कहना है, इसको एफ ऑफ एल कहना है। विल कम अप विद दिस इक्वेशन इन विच आर इज़ द रेशोमेट्रिक ट्यूनिंग फैक्टर। ठीक है, जो कि हम थ्रू आउट द बुक 1 के आसपास यूज़ करेंगे। एंड लेट मी reconfirm it।
This is actually because of the loading effect. Just ignore the loading effect at this point. Okay, exact opposite. Move forward. Exact opposite of this filter. एक बार दोबारा से दिखा दूँ, शायद मिस हो गया ये this. Okay, exact opposite of this filter is band stop or band reject filter. Stop band reject filter. It's the same thing. एक certain bandwidth खत्म हुई है, वापस आ गई. पास बैंड, स्टॉप बैंड और रिजेक्ट बैंड. ये फ्रीक्वेंसीज एफ लोअर से लेके एफ हायर तक की फ्रीक्वेंसीज इसमें से नहीं गुजर सकती, बाकी फ्रीक्वेंसीज इसमें से एज इट इज़ गुजरेंगी. अच्छा जी, इक्वेशन रिमेन्स द सेम, एग्जैक्टली सेम टोपोलॉजी फॉलो होगी जो कि मेरे पास उसके अंदर फॉलो हुई थी. ठीक है जी, एफ ऑफ एच इज़ व्हाट 0.785 of f of c and f of okay, they are using the ratiometric values. I'm not gonna use this. इसको इस तरह नहीं, it is again the same. f of h is again 1 over 2 pi r of c and f of l is again 1 over 2 pi r of c. The thing is कि ये कौन सा फिल्टर है और ये कौन सा फिल्टर है. ठीक है जी, इसको इस तरह देखना है. मैं भी ओवरलैप करके बनाता हूँ इसको. आई हैव दिस रिस्पॉन्स एंड आई हैव दिस रिस्पॉन्स. ये क्या है, लो पास. ये क्या है, हाई पास. ऐसे ही है, ये दोनों के दोनों अगर आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए हुए हो तो मेरे पास ये चीज़ बनती है. ठीक है, इफ़ आई ऐड देम, लेकिन ऐड तो इस तरह हो नहीं सकते, मुझे पता है ये तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ के यू विल यूज़ this one at the first stage and this one at the second stage. कैसे? Let me show you first. Wait. ओके, इसको आगे जाने से पहले लेट्स चेंज द टोपोलॉजी. और we simply stop at this point. The reason being कि T notch एक लंबा टॉपिक है. लेट्स स्टॉप एट दिस पॉइंट. और यहाँ पे एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. कौन कौन से करना है जी? एग्जाम्पल 15, 14, 13 and 12. ये प्लस PID of air conditioner is still pending. This is your assignment. ये 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, दैट्स एक्चुअली एग्जांपल्स. इनको करना है क्योंकि पूरी किताब वाले ने भी सॉल्व नहीं की. यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ.
and the PID for a conventional non-inverter type air conditioner is pending on your end. और ये मुझे चाहिए जी. You have to submit by next week on Wednesday. ठीक है जी. And I will be available on WhatsApp if there are any questions regarding the lecture. तो मेरे से वहाँ से सारों ने पूछने. ठीक है. You have to ensure कि ये part clear है, because this filter part is a very core part of analog signal conditioning. ठीक है जी. ओके जी. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.